नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएस हिंदी टॉप 8 में। आज हम लेकर आए हैं कुछ नया तो जिसमें है देखिए सोशल स्टडीज़ 10th क्लास का मटेरियल 10वीं कक्षा का पहला पार्ट सामाजिक अध्ययन का, और ये टेट के लिए है। तो भारत के लिए कुछ अंश इसमें हैं और धरती का विकास, धरती का आविर्भाव कैसा हुआ है, पृथ्वी का, इस प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ देखते हैं भू आकृतिक विशेषताएं, भारत भू आकृतिक विशेषताएं। तो इसमें 82 नंबर वाला जो रेखांश है, 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व मानक मध्याह्न के रूप में यह माना जाता है। यह भारतीय मानक समय की रेखा है और इस रेखांश में देखा जाए तो यह रेखांश भारतीय शहर इलाहाबाद से गुजरता है। यह मैंने अभी बताया था IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को दर्शाता है। इसी के अनुसार इंडिया की टाइम स्टैंडर्ड मानी जाती है। आगे देखते हैं, इसी कालमान रेखा के अनुसार, इसी मानक समय रेखा के अनुसार बताते हैं कि पता लगा जा सकता है कि जो समय है सूर्योदय होता है ये इम्फाल में कब होता है। इम्फाल में सूर्योदय जो है 5:59 को होता है और सूर्योदय अहमदाबाद में आपको 7:20 को होता है। इस कालमान के अनुसार सूर्योदय इम्फाल में 5:59 को और गुजरात के अहमदाबाद में 7:20 को होता है। और भूतात्विक पृष्ठभूमि देखें तो भारतीय भूभाग का आविर्भाव गोंडवाना भूमि के अंश से हुआ है, ऐसा माना जाता है। यह मृतात्विक निर्माण और कई अन्य क्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन और संग्रहण के कारण हुआ है इस भूमि का आविर्भाव। तो विश्व के भूस्वरूपों का निर्माण और उद्गम जो है ये सब अंगारा और गोंडवाना की विशालकाय भूमियों से बना, ऐसा माना जाता है। इसमें अंगारा यानी लावोरशिया, लावोरशिया का नाम है अंगारा, अंगारा भी कहा जाता है इसे, इसी लावोरशिया को अंगारा भी कहा जाता है, अंगारा या लावोरशिया। तो इस लावोरशिया और गोंडवाना की भूमि जो है इसका टकराव होने के कारण ही यह भारतीय भूभाग जो है बना है। इस विशालकाय भूमियों का टकराव करीब 200 लाख वर्ष पहले हुआ था और भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना प्रायद्वीपीय भाग जो है, प्रायद्वीप यानी दक्कन पीठभूमि कहते हैं तेलुगु में, दक्कन पठार, ये इसी भूमि का एक अंश है, गोंडवाना भूमि का एक अंश है। तो भूमिगत टकराव जो है 200 लाख साल पहले हुआ था और इसी के कारण यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और प्रायद्वीप भारतीय पट्टी जो है यह उत्तर पूर्व की ओर सरक कर ऐसे इस बड़ी महान भूमि से टकरा गई थी, तब एशिया से जुड़ गई है, वरना यह गोंडवाना का सेपरेट हिस्सा था, अलग हिस्सा था। और इस प्रकार इसमें कुछ अंश है। हिमालय पर्वतों का वर्तमान रूप भी इसी प्रक्रिया से बना हुआ है। जैसे हिमालय पर्वत है, इनका रूप मोड़दार है, तो ये इसी का परिणाम है। मोड़दार हिमालय जो बने हैं ये 200 लाख वर्ष पूर्व जो भूमि का टकराव बना है उस टकराव से ही यह भूखंड बने हैं और इसी के अनुसार आकृतियां जैसे हिमालय मोड़दार हिमालय बन चुके हैं। अब इस आकृतियों का विभाजन देखते हैं किस प्रकार है। तब बनी हुई आकृतियों को जाने तो एक है हिमालय, थार रेगिस्तान, इंडो गंगा सिंधु मैदान, इंडो गंगा मैदान या सिंधु गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, ये सब तभी बने हैं। कुछ भाग उथल पुथल होने के बाद थार रेगिस्तान बना है जो शुष्क है, इसमें पानी नहीं पाया जाता है, केवल घास ही घास होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं। और हिमालय जो है ये मोड़दार हिमालय है। इंडो गंगा मैदान यह सिंधु और गंगा नदी के बीच का स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार ये सारे भारत की आदि पठार है, यहाँ फिर यहाँ दक्कन पठार, इस प्रकार। आगे देखा जाए
तो हिमालय पर्वत पहला है। हिमालय पर्वत पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर तक भारत में इस तरह भारत है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर तक भारत में इस प्रकार सारा हिमालय ही फैला हुआ है। इस हिमालय का फैलाव जो है, इसका विस्तार जो है 2400 किलोमीटर तक का है लगभग, और इसकी चौड़ाई पश्चिम में देखी जाए तो 500 किलोमीटर तक की चौड़ाई है इस प्रकार, और पूर्व में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर की है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर तक की है। यह पर्वत 3 पर्वतमालाओं में विभाजित किया गया है। और यह पर्वत कैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है ये हम देखते हैं। जैसे एक उत्तरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय, या इसी को हम महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री को हम महान हिमालय कहते हैं। अब जैसे हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ऊपर है ये उन्नत हिमालय या हिमाद्री हिमालय है, फिर दूसरे हैं आपके मध्य हिमालय, फिर निम्न हिमालय। इस प्रकार पहाड़ियों की श्रेणियां है। देखा जाए तो हिमाद्री हिमालय जो है ये समुद्र के स्तर से 6100 किलोमीटर ऊंचा है, और यह हिमालय पर्वतों की सीमा पर बने सबसे बड़ा पहाड़ हिमाद्री माना जाता है। और हिमाद्री पर्वत समुद्री तट से इस प्रकार 6100 किलोमीटर है, मैंने बताया है ऊंचा। और इस हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है। ये तो हो गया। यह सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके होते हैं, सफ़ेद बर्फ से हमेशा ढके होते हैं। इसी से तो 12 महीने नदियाँ बहती रहती हैं जब हिमालय पिघलते रहता है। तो हिमाद्री पर हमें हिमनदी देखने को मिलती हैं। यह हिमनदी इसी कारण देखने को मिलती है जहाँ बर्फ की चादर से पर्वत ढके हुए हों, बर्फ के कारण ही हिमनदियाँ देखने को मिलती हैं। हिमाद्री की जलवायु के बारे में जानते हैं। चलो हिमाद्री की जलवायु देखें तो यहाँ पर मौसमी चक्र जैसे बर्फ का संचय, हिमनदी की गति, और यह सब हमको देखने को यहाँ मिलता है। और पिघलना बर्फ का और बर्फ का सदाबहार, ये सब हमें देखने को मिलता है। दूसरा है मध्य हिमालय या छोटा हिमालय। यह पर्वत समुद्री स्तर से 3500 किलोमीटर ऊंचाई पर है। वहां तक ऊंचाई इसकी फैली हुई है 3500 किलोमीटर तक समुद्री स्तर से, समुद्र तल से लेकर वहां तक ऊंचाई होती है। और इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम में, इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम में 60 किलोमीटर, यह है यहाँ, और पूर्व में 80 किलोमीटर की चौड़ाई है। 80 किलोमीटर की चौड़ाई से यह लगभग फैले हुए हैं। और इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां, पर्वतमालाएं आपको मिलती हैं, जो है पीर पंजाल, ढालाउदार, मसूरी पर्वतमाला और नागटिबा, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ये मसूरी जो है 2000 से लेकर 2006 किलोमीटर तक समुद्र से ऊंचाई पर है। नागटिबा मैंने बताया था, और महाभारत लेक, ये सब पर्वत इसी के पर्वत हैं। इसके साथ साथ मध्य हिमालय के पर्यटक स्थल बताते हैं। मध्य हिमालय के पर्यटक स्थल देखिए क्या क्या है। मध्य हिमालय में लोग घूमने जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? मसूरी जाते हैं, या मिसौरी कहते हैं इसे ही, मिसौरी भी इसे ही कहते हैं। मिसौरी ये आपको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के एरिया में मिलेगी। नागटिबा, नैनीताल, रानीखेत, आपने सुना होगा राजा हिंदुस्तानी फिल्म में ये लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रानीखेत को जाते हैं। रानीखेत आपका एक उद्गमंडल है। अल्मोड़ा है, ऐसे ही दार्जिलिंग भी है। दार्जिलिंग वैसे बहुत फेमस है, और हरियाली के हिसाब से नैनीताल और रानीखेत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब यह आदि लोकप्रिय पहाड़ियों में यह स्थल मध्य हिमालय में आपको मिलते हैं, और जम्मू और कश्मीर भी इस मध्य हिमालय में ही बसे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर भी इस मध्य हिमालय में ही बसे हुए हैं। आगे देखा जाए तो शिवालिक पर्वतमाला सामने आ रही है। देखिए शिवालिक पर्वतमाला जो है इसे हम निम्न हिमालय कहते हैं। मैंने अभी बताया था 3 हिमालय होते हैं, 3 श्रेणियां, तो तीनों में से पहला हो गया आपका हिमालय,
और दूसरा हिमाद्री हिमालय हो गया पहला, दूसरा हो गया मध्य हिमालय, तीसरा है आपका शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो हैं ये निम्न हिमालय या सबसे नीचे के हिमालय माने जाते हैं। आप देखिए यह हिमालय बनने की अंतिम प्रक्रिया में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। जो हिमालय पहले बने हैं ये उत्तम हिमालय हैं, उन्नत हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हैं। बीच में मध्य हिमालय बने हैं, फिर अंतिम में ये बने हैं शिवालिक हिमालय। यह हिमालय बनते बनते निम्न हिमालय अंतिम में बने हैं। तो यह टिस्टा नदी घाटी द्वारा अधिकृत हैं। टिस्टा नदी इन्हीं में फैली हुई है। सो देखा जाए तो हिमालय पर्वत भारत की पूर्वी सीमा पर घुमावदार मोड़ लेते हैं इस प्रकार। जैसे भारत इस प्रकार है तो ये भी ऐसे घुमावदार मोड़ लेते हैं। सो उत्तर पूर्व राज्यों की ये सब रक्षा करते हैं, क्योंकि मध्य एशिया से जो है ठंडी हवाएं आती हैं, उन हवाओं को और उन मौसमों को रोकते हैं और गर्मी को बचाते हैं। तभी यहाँ के लोग बच पाते हैं ठंडी हवाओं से। इन मैदानों की भी रक्षा होती है। फिर देखा जाए आगे तो हिमालयों की विशेषता है यहाँ, ये उत्तर पूर्वी राज्यों की रक्षा करते हैं, ये तो बता दिया मैंने। इसकी सबसे बड़ी चोटी जो है एवरेस्ट शिखर है। ये है 8,848 मीटर ऊंचा। ये सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा एक पहाड़ है। और सबसे लंबी हिमालय की पर्वतमाला जो है ये पीर पंजाल है। सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ये पीर पंजाल पर्वतमाला श्रेणी है। और हिमालय की नदियों की बहाड़, इनके बारे में देखा जाए, हिमालय की नदियों की बहाड़ इनके बारे में देखा जाए तो जो उत्तरी महान हिमालयों से नदियां कीचड़, जो उत्तरी या महान हिमालयों से नदियां कीचड़ और तलछट लाकर निम्न हिमालय के मैदानों में छोड़ती हैं। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, हम अपने हाथों से बनाते हैं मेटेरियल तो मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए यह निम्न हिमालय जो होते हैं इनके तराई में लाकर नदियां बहकर आकर कुछ तलछट कीचड़ कुछ मिट्टी को लाकर छोड़ती हैं। तो उससे वहां कुछ झीलें बन जाती हैं और फिर यह झीलें सूखने के बाद फिर से मैदान हो जाता है, फिर से मैदान का रूप ले लेती हैं ये झीलें। और इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार के मैदानों को जो पहले झील बनते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, तत्पश्चात ये सूख जाते हैं और इस प्रकार मैदान का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार के मैदानों को पश्चिम में डून्स कहा जाता है, डून्स कहा जाता है, पश्चिम में डून्स कहा जाता है और पूर्व में जो है इन्हें दूवर कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तरांचल में इस मैदानों का एक उदाहरण है, बड़ा उदाहरण, जो है देहरादून। ऐसे अनेक डून भी है, कोटली डून, पाटली डून, लेकिन देहरादून सबसे बड़ा डून है, सबसे बड़ा हिमालयी मैदान है, यही देहरादून कहा जाता है। अब इंडो गंगा मैदान या सिंधु गंगा मैदान को देखते हैं। आइए इंडो गंगा मैदान की तरफ खेलकूद करते हैं, इसमें कैसा मैदान है। यह 3 हिमालयी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ इंडो गंगा मैदान है और उनकी सहायक नदियों से भी यह कुछ निर्मित हुआ है, बना है। शुरुआत में यह ऐसे उथला था, अब यह साफ है। अब यह भारत का विशाल मैदान 3 भागों में विभाजित है, जैसे पश्चिमी भाग, केंद्रीय भाग और पूर्वी भाग। ये जो पश्चिमी भाग है सिंधु और उसकी उपनदियों से बना हुआ मैदान है। तो सिंधु नदी जो है ये हिमालय पर्वत की पहाड़ियों से आकर इस तरह पाकिस्तान में बह जाती है। यह ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और कुछ गुजरात के इलाकों से बहती है। अब केंद्रीय भाग देखा जाए तो यह क्षेत्र गग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ मध्य मैदान है। तो इसी मैदान को केंद्रीय मैदान कहते हैं। यह गग्गर और तीस्ता नदी के इलाकों में फैला हुआ है। यह बिहार, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह आदि राज्य के भागों में है। तो इस भाग में बहने वाली नदियां देखते हैं।
केंद्रीय भाग या मध्य मैदान में, केंद्रीय मैदान में बहने वाली नदियां देखें तो गंगा नदी, यमुना, सोन और कोसी आदि नदियां यहाँ बहती हैं। भारत के पश्चिम घाट दिखते हैं। भारत के पश्चिम घाट ये जो है इस तरह भारत है। यहाँ पश्चिम घाट के कुछ पर्वत हैं और ये पूर्वी घाट। और पश्चिम घाट देखा जाए तो पूर्वी घाट से यह कुछ संकरा है, टूटा हुआ है अलग अलग, और पूर्वी घाट देखा जाए तो ये भरा हुआ है पर्वतों से, यहाँ से वहाँ तक, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। सो पश्चिम घाटी जो है ये 1600 किलोमीटर की जो है विस्तार से फैला हुआ है और इसका फैलाव यहाँ इस तरह देखा जाता है। और देखा जाए तो चलो ये घूम रहा है, ये पूर्वी घाटी की तुलना में ऊंचे भी हैं। मैंने बताया था इसका फैलाव कैसा है, तो इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक का है और यह जो है सबसे ऊंचे हैं, यानी पूर्वी घाट की तुलना में। तो ये पूर्वी घाट से यहाँ के घाट ऊंचे हैं। और गुदलूर के पास नीलगिरी पश्चिम घाट से मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ जो है तमिलनाडु के, ये गुदलूर के पास पश्चिम घाट से मिल जाते हैं। नीलगिरी में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी जो है उदगमंडल, ये ऊटी है। सब लोग ऊटी को ही ज्यादा जाते हैं टूरिस्ट। तो यहाँ नीलगिरी पहाड़ जो है, नीलगिरी चोटी, नीलगिरी श्रेणी है। और नीलगिरी में बड़ी चोटी जो है ये हरी भरी हरा भरा स्थल जो है ऊटी है, ये सदाबहार वन है यहाँ का। और नीलगिरी की ऊंची चोटी जो है ये 2637 मीटर तक ऊंची है। और पश्चिमी घाट के पूर्व में पश्चिमी घाट के पर्वत देखते हैं। तो पश्चिमी घाट के जो पर्वत पहाड़ियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पश्चिमी घाट में आपको नीलगिरी पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये नीलगिरी पहाड़ तमिलनाडु में स्थित है। और पलानी पहाड़ देखने को मिलते हैं, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ साथ कारड़ियोम पहाड़ी ये केरल में है। अन्नामलई पर्वत ये भी केरल में पाए जाते हैं। अन्नामलई पर्वत में सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी जो है ये केरल में दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है। ये आनैमुड़ी जो है सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई देखते हैं 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी लगभग। अब आगे देखते हैं इंडो गंगा मैदान। ये हमने इसके बारे में आपको शायद बता दिया है, लेकिन कुछ करोड़ वर्ष पहले यह उथला था। अब हिमालय में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से आने वाली नदियों से यह बना है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ये भी हमने बता दिया है। अब आगे देखा जाए तो ये दोब के बारे में हमने शायद आपको नहीं बताया है। दोब जो है इस प्रकार बहने वाली, सोचिए यहाँ दो नदियां हैं। यह एक नदी है, इसमें जल बहता है, और यहाँ एक नदी है इस प्रकार। तो इस प्रकार बहने वाली 2 नदियों के बीच का जो प्रांत होता है, क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उसी को दोब कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी दोब नदी के बीच में के पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पहाड़ जो है अरोमा पहाड़ है। ये आंध्र प्रदेश में चिंतापल्ली के पास देखा जाता है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, यानी दोब के बीच में का पहाड़। अब पूर्वी घाट की अन्य पहाड़ियां देखते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखी जाए, नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम आदि। शेषाचलम यानी ये तिरुपति के जो पहाड़ हैं ये इसी में आते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार जो है और इसकी काली मिट्टी जो है, इसका वर्णन देखते हैं कैसे है। प्रायद्वीपीय पठार और काली मिट्टी, तो यह द्वीपीय पठार जो है, यानी प्रायद्वीपीय यानी इस प्रकार। तेलुगु में प्रायद्वीप का अर्थ है द्वीपकल्प पीठभूमि, द्वीपकल्पमो, और पठार का अर्थ है पीठभूमि, द्वीपकल्प पीठभूमि। तो ज्वालामुखी से निर्मित काली मिट्टी और उस
विशेषता है। देखिए ज्वालामुखी जो है इस मिट्टी की विशेषता है। कभी लाखों वर्ष पहले अग्निपर्वतों से निकली ज्वाला जो बहकर आई है, उसी से काली मिट्टी बनी हुई है शायद। और थार रेगिस्तान, ये भी इसी प्रकार की आकृति है। अब थार रेगिस्तान वहां पर है जहां अरावली पर्वत है। थार रेगिस्तान अरावली पर्वत के क्षेत्र में है। यहाँ पर हवा का बहाव बहुत कम है और यह रेगिस्तान में वर्षा भी बहुत कम होती है, जिससे पानी भी वहां पर बहुत कम पाया जाता है। हर वर्ष वर्षा लगभग 100 से 150 मिलीमीटर ही होती है। हर वर्ष वर्षा 100 से लेकर 150 मिलीमीटर तक ही होती है, बहुत कम। ऐसे तो 200 से अधिक होना चाहिए, पर यहाँ 100 से 150 तक की होती है, कभी 100 पर ही हो जाती है। और इस रेगिस्तान का बड़ा भाग जो है पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ है। और इस रेगिस्तान में फैली हुई एक ही एक नदी है जिसका नाम लूनी है। यहाँ हमने गलत लिखा है, नूनी, नूनी नहीं लूनी। लूनी नदी है राजस्थान के थार क्षेत्र में, थार रेगिस्तान में लूनी नदी एक ही नदी है। लूनी नदी एक ही नदी है। लूनी नदी एक ही नदी है। और इस प्रकार यहाँ भारत का सबसे लंबा नहर पाया जाता है जो है इंदिरा गांधी नहर। यह 650 किलोमीटर लंबा है। यह देश की सबसे लंबी नहर के रूप में माना जाता है और इसका उद्गम पंजाब में होता है। इंदिरा नहर का उद्गम जो है यह पंजाब में होता है। इसका प्रारंभ, इसका जन्म पंजाब में होता है। इसी इंदिरा नहर के कारण इस थार रेगिस्तान में खेती की जाती है। थार रेगिस्तान में खेती की जाती है। भारत का तटीय मैदान देखते हैं। भारत का तटीय मैदान जो है यह पश्चिम तटीय प्रदेश कच्छ के रण यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पूर्वी तट से थोड़ा संकरा है, मैंने बताया था, टूटा हुआ है ऐसे। अब पूर्वी तट का मैदान जो है लगा हुआ है, यहाँ घाटियां भी लगी हुई हैं लाइन से, यहाँ टूट नहीं है। और भारत में तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ भी एक कोंकण, केनरा और दूसरा मलबार। यहाँ बगल बार आ गया है, बगल बार नहीं, ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट का कुछ हिस्सा अलग अलग है, ये हम बताते हैं। जिस प्रकार यहाँ भारत है तो यहाँ पश्चिमी तट है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। अब कर्नाटका के तट को हम केनरा तट कहते हैं, केनरा समुद्र तट कहते हैं। और यह मलबार जो है तमिलनाडु के तट को हम इस प्रकार, यहाँ तक के तट को हम मलबार तट कहते हैं, यहाँ पश्चिम से लेकर यहाँ तक। अब पूर्वी में देखा जाए तो यह तट उड़ीसा में उत्कल तट होता है। उड़ीसा में उत्कल तट, इसका नाम उड़ीसा में उत्कल तट है। और पूर्वी आंध्र प्रदेश का तट जो है यह सरकार तट है। फिर यहाँ से आकर यह मलबार तट को लग जाता है, इस प्रकार है। और भारतीय तट 6100 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। ये इलाके चौड़े और लंबे हैं। यह उड़िया की महानदी से लेकर, देखिए पूर्वी तट जो है उड़ीसा के महानदी से लेकर कावेरी नदी तमिलनाडु डेल्टा तक फैले हुए हैं। अब पूर्वी तट जो है ये इस प्रकार यहाँ उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु की महानदी तक फैले हुए हैं। अब पूर्वी मैदानों का निर्माण करने वाली नदियां देखते हैं। जैसे मैदान तो है, बीच में बहने वाली नदियां भी यहाँ पर है। तो एक है महानदी। महानदी यह आपको उड़ीसा में मिलेगी, कटक के प्रांत में। फिर गोदावरी, यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मिलेगी। कृष्णा नदी यह भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। कावेरी नदी यह तमिलनाडु में बहने वाली नदी कावेरी नदी है। और इन सारी नदियों का जो प्रांत है डेल्टा, यह पूर्वी तट में बना हुआ है। और ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहकर इस तरह यहाँ का जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी,
इसमें आकर लुप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और यहाँ इस भाग में डेल्टा बनाती हैं। जो उपजाऊ काली मिट्टी है, इसमें बहुत ही अच्छी फसलें पकती हैं। पूर्वी तट के प्रदेशानुसार कुछ नाम है, ये मैंने बताया था। उत्कल उड़ीसा तट, सिरकर या सरकार तट आंध्र प्रदेश, कोरमंडल तट तमिलनाडु। हाँ, और केरल का मलबार होता है, ये मैंने पहले आपको गलत बताया। केरल का मलबार तमिलनाडु का जो है तट, यह कोरोमंडल है, कोरोमंडल। और इस प्रकार यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय यानी मछलियाँ पकड़ने का कार्य चलता है। यहाँ के लोगों का जो बचना है, इसी पर बचना निर्भर है। मछलियाँ पकड़ते हैं और अपनी जीविका निभाते हैं। पूर्वी तटीय भारत के पूर्वी तट के झील हैं। इन झीलों का नाम देखते हैं। चिल्का झील यह उड़ीसा में है, और कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकाट भी आंध्र प्रदेश में है। अब देखते हैं द्वीप या आइसलैंड के बारे में। तो जो समुद्री द्वीप है, ये भारत के दो प्रकार के दो समूही द्वीप हैं। एक समूह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप का, जो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप जो है, ये अरब महासागर में है, अरेबियन सी। और अंडमान निकोबार जो है, इसके बारे में देखते हैं। इस द्वीपीय समूह में म्यांमार का पहाड़ अरकन योमा जो है, यह समुद्री जल में इस पर्वत की ऊंचाई का भाग डूबा हुआ है, यह समुद्री जल में मग्न हो गया है। अंडमान निकोबार जो है, यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम बंजर ज्वालामुखी से निर्मित है। इसमें अग्नि पर्वत भी यही है, नारकोंडम और बंजर ज्वालामुखी अग्नि पर्वत है। भारत का सुदूर दक्षिणी छोर जो है, यह दक्षिणी छोर समुद्र का, यह इंदिरा पॉइंट है। यह इंदिरा पॉइंट जो है, श्रीलंका और भारत के बीच में आखिरी प्रांत है भारत का, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा बिंदु 2004 में, इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में समुद्र के तूफान में यह डूब गया है, समुद्र में डूब गया है। इस प्रकार लक्षद्वीप देखते हैं। यह लक्षद्वीप प्रवाल का क्षेत्र है, यह प्रवाल भूमि से निर्मित हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। आपको वर्ग किलोमीटर का पता चलना चाहिए। वर्ग किलोमीटर यानी इस प्रकार 1 किलोमीटर, एक तरफ 1 km, और इस प्रकार 1, फिर इधर 1 किलोमीटर, फिर इधर 1 किलोमीटर। ये चारों ओर से मिलाकर 1 किलोमीटर के प्रांत को वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। ये फ्लोरा और फौना वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोरा और फौना नामक वनस्पतियां जो वर्ल्ड में ही मेडिसिन के लिए फेमस है, इनके लिए यह प्रसिद्ध है। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को देखना ना भूलें। फिर से नए वीडियो इसमें अपलोड होने वाले हैं। धन्यवाद।